बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट वाइज के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान बट और मेरे साथ मौजूद हैं इकरारुल हसन। आप यकीनन जानते हैं सरेआम प्रोग्राम के मेज़बान हैं, मगर शायद आप ये नहीं जानते कि इकरारुल हसन जो हैं वो अपने ज़माना तालिब इल्मी में एक डिबेटर रहे हैं और बैतबाज़ी के मुकाबलों में हिस्सा भी लेते रहे हैं। और इनका एक बड़ा मशहूर मारूफ मुकाबला जो था बैतबाज़ी का, वो प्रोग्राम नीलाम घर का हिस्सा था। जी हाँ, तारिक अज़ीज़ साहब के नीलाम घर में, और इसी सिलसिले में आज हम उनसे बात करेंगे। इकरारुल हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि आपकी तारिक अज़ीज़ साहब से पहली मुलाकात कब हुई? मैं ये समझता हूँ मेरी ज़िंदगी के बड़े एज़ाज़ात में से एक एज़ाज़ ये भी था कि मुझे तारिक अज़ीज़ साहब से मिलने का, उनसे कुछ सीखने का, उनके उनके प्रोग्राम में जीतने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। 2004 की ये बात है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में था और ग़ालिबन 3rd ईयर या 4th ईयर का स्टूडेंट था मैं, और उस वक़्त बैतबाज़ी के मुकाबले के लिए मुख्तलिफ कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटीज़ से टीमों को बुलाया गया। तो उन टीमों से तारिक अजीज साहब खुद फर्दन फर्दन मिलते थे और फिर फैसला करते थे कि उन्हें किस टीम को जगह देनी है अपने उस प्रोग्राम में बैतबाजी के मुकाबले के लिए, जो कि 7 राउंड्स पर मुश्तमिल था, जिसमें सेमीफाइनल और फिर फाइनल था, और जिसका हतमी इनाम उस वक्त 1 लाख रुपए था जो जीतता फाइनल। तो जाहिर हमारे लिए उस वक्त तो बड़ी रकम थी। तारिक अजीज साहब से पहली मुलाकात एक प्रोड्यूसर साहब के कमरे में हुई, और ज़ाहिर है हैबत थी उनकी पर्सनैलिटी की, उनका जो करिश्मा था। हम कॉलेज के तालिब इल्म थे, तो बस वो घबराहट में ही वो वक्त ज़रा ज़्यादा गुजरा। आपकी उनसे बैक स्टेज भी मुलाकातें रही होंगी, तो कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या जो आपके इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान कहीं पीछे पेश आया हो? मेरे लिए जो सबसे हैरानकुन खुशगवार तौर पर मुझे हैरान करने वाली बात थी, वो ये थी कि जब हम पहले प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे, तो टीम्स को बैक स्टेज से आना था, और बैक स्टेज पर हम वक्त से पहले पहुंच गए। तारिक अजीज साहब वहां दाएं से बाएं और बाएं से दाएं वॉक कर रहे थे, हाथ दोनों पीछे बांधे हुए थे उन्होंने, और वॉक करते जा रहे थे और मुंह में कुछ दोहरा रहे थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो इंट्रो अभी उन्होंने प्रोग्राम का देना था, आप सोचिए जरा, 4 5 6 दहाइयां टेलीविजन की स्क्रीन पर, फिल्म के पर्दे पर राज करने वाला आदमी, 2004 में जब वो ज़ाहिर करियर उनका इख्तिताम की जानिब गामजन था, उस वक्त भी वो अपना इंट्रो याद कर रहे थे, उसको दोहरा रहे थे, और फिर उसके बाद वो स्टेज पर गए। हम जैसे नालायक और नादान अक्सर ये करते हैं कि बस थोड़ी सी कामयाबी और इज्जत मिली और उसके बाद फिर आपको होता है जी, चलें जी ऑन कीजिए कैमरा, बस मैं देखना कैसे बोलता हूँ। तो ये मैंने उनसे सीखा कि आपको आखिरी वक्त तक मुकम्मल जिद्दोजहद करनी है, आपको स्ट्रगल करनी है, एफर्ट करनी है, और मैंने उसका अमली मुजाहरा देखा। कोई सुनी सुनाई बात नहीं। 2004 में तारिक अजीज, जो कि कई दिहाइयां टेलीविजन पर राज कर चुके थे, वो अपना इंट्रो याद कर रहे थे और दोहरा रहे थे उसको। अच्छा, उनका प्रोग्राम नीलाम घर और उसके बाद फिर बज़्म तारिक अज़ीज़ पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ पे उनको देखने वाले उनके फैन्स मौजूद थे, वो बड़ी दिलचस्पी से इस प्रोग्राम को देखते रहे हैं। तो वो खुद अपने इस प्रोग्राम में कितनी दिलचस्पी लेते थे? और फिर एक और बड़ी अहम बात, कि ऐसा नहीं था कि हम, आजकल ये होता है ना कि हाँ भाई तुम कर लेना यार, प्रोड्यूसर को कहा, डायरेक्टर को कहा, तुम देख लेना यार, एडिटर से कहा यार तुम जरा ये कर लेना यार, तुम जरा फलां चीज, तो आप अपने आप को वो एक गुरु समझने लगते हैं, और आपको होता है कि बस नीचे के सब लोग एक बाकी काम कर लें इधर उधर। तो मैंने जो देखा वो ये कि चूंकि फिर हम वह मिलते थे प्रोग्राम से पहले भी, बाद में भी प्रोड्यूसर साहब के कमरे में, तो हुआ ये कि हमें सेमीफाइनल के बाद एक मीटिंग में अंदाजा हुआ गुफ्तो शनीद से कि जो फाइनल इनाम है 1 लाख रुपया, जिसका पहले ही ऐलान कर दिया गया था, मार्केटिंग की टीम उसका कोई अरेंज नहीं कर पाई, किसी ब्रांड से कोई बात नहीं हो पाई जो कैश 1 लाख रुपया दे सकता। तो तारिक अजीज साहब ने खुद एक कंपनी को कॉल किया, एक टेक्सटाइल मिल को कॉल किया, गालिबन उनके दोस्त होंगे, कोई रवाबित होंगे, तो उनसे कहा कि जनाब हम आपका इस तरह से नाम लेंगे, और आपकी तरफ से हमें ये इनाम अगर आप दे दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यानी मार्केटिंग तक का काम भी वो यानी ओन करते थे, वो अपने अपने प्रोडक्ट को, अपने काम को, अपने प्रोग्राम को। तो उन्होंने खुद वो अरेंज करके हमें दिया, और फिर मुझे याद है कि उसमें कुछ ताखीर हुई, और जब हमने फाइनल का इनाम जीता तो उन्होंने एक लिफाफा हमें दिया ट्रॉफी के साथ, कान में कहा कि इसके अंदर चेक नहीं है, लेकिन कल आपका चेक तैयार हो जाएगा, आप आके ले जाइए। और फिर ऐसा ही हुआ, अगले दिन हमें कॉल आई कि आप अपना चेक आके ले जाइए, और चेक तैयार था। इतना दिलचस्पी से काम करने वाला, इतना ओन करने वाला अपने काम को, तभी अल्लाह ताला ज़ाहिर है
इज़्ज़त देता है अपने मैदान में, अपनी फ़ील्ड में। जी, यकीनन जितनी दिलचस्पी और जितनी मेहनत से वो अपने प्रोग्राम को कंडक्ट करते थे और जितनी एनर्जी से वो करते थे, मेरा ख़्याल है कि शायद ही हमें उसकी मिसाल कोई मिलती हो। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस वक़्त जो मौजूदा एंकर्स हैं, उनमें से कौन-सा ऐसा है जो कि तारिक अज़ीज़ जैसा एंकर है? मेरा नहीं ख़्याल कोई दूसरा तारिक अज़ीज़ था पाकिस्तान की तारीख़ में या कभी अभी है इस वक़्त या शायद आने वाले वक़्त में कभी हो सकेगा। तारिक अज़ीज़ उनके जुमले, उन जुमलों की बुनत, उनकी अदायगी, उनका अंदाज़, उनका जोश, उनका वलवला। आप देखिए जब 2004 में भी उनके हाथों में राशा था ही नहीं, वो थोड़ा-सा हाथ उनके कँपकँपाते थे गुफ्तगू करते हुए और माइक पकड़ते हुए। उसके बावजूद वो दौड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करते थे सवाल के लिए, जवाब के लिए। बस आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा इकरार कि आपने ज़ाती हैसियत में उनसे क्या सीखा? मैं ये समझता हूँ जो मैंने उनसे सीखा वो ये कि आपको अ, अपने मकाम पर कायम रहने के लिए आखिरी वक्त तक उतनी ही मेहनत करना होती है जितनी आप पहले दिन करते हैं अपने करियर के। जी, इकरार आपका बहुत शुक्रिया। आपने वक़्त निकाला पॉइंट वाइज़ के लिए। यकीनन तारिक अज़ीज़ साहब जैसा ना पहले कोई था और ना कोई हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से काम किया और जितना अरसा उन्होंने हम लोगों के दिलों पे राज किया है, यकीनन ये एक मुश्किल टास्क होगा किसी के लिए भी। पॉइंट वाइज़ से आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और आपका बहुत शुक्रिया।